पहले से हम लोग देखना चाहिए था क्या हुआ। बोले आ रहा है क्या? लेकिन अभी आपका बंद भी हो गया ना। चालू हुआ ना, फिर से चालू? इससे चालू हुआ सब चले गए क्या? हाँ कम आया हुआ। हाँ बोलिए। ऑडियो आ रहा है, सनसना रहा है खबर। हाँ आवाज आ रहा है। ठीक बोले आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है ओके। ठीक है दोस्तों, थोड़ा उसको बंद रखेंगे तो ही होगा, नहीं तो हेडफोन लगा लीजिए। ना इसको बंद कर देते हैं। हाँ एक को बंद। हाँ हाँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ तकलीफ़ के लिए। दरअसल अभी बहुत कुछ हम लोगों को सीखना पड़ रहा है नया, आप सब तक पहुँचने के लिए। इसी कड़ी में आज आप सबके रूबरू आया हूँ मैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट करने में देर हुआ। दरअसल हम लोग यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन के बाद जो टेक्सटाइल वर्कर्स का जो यहाँ पे कंडीशन है, हाँ बोलिए। उसके बारे में हाँ चालू किए। उसके बारे में बात करने के लिए चालू किए मैं आपके सामने आया हूँ। सूरत में टेक्सटाइल वर्कर्स का कंडीशन, उनकी जो परिस्थिति है, कोरोना के बाद ही खराब हुआ है ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल वर्कर्स का जो वर्किंग कंडीशन यहाँ पर है पहले से ही बहुत ख़राब है। किसी वर्कर के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, काम के घंटे तय नहीं है, उन्हें कोई कानून सम्मत लाभ नहीं मिलता है, काम का कोई गारंटी नहीं है कब रहेगा कब नहीं रहेगा। और इस सब के अलावा जो एक वर्कर है, टेक्सटाइल वर्कर है, जहाँ काम करता है वहाँ पीने का पानी नहीं है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, और सेठ लोगों की दादागिरी चलती है। सर यहाँ पर सूरत में वर्कर्स के ऊपर पुलिस भी दादागिरी करती है, हर प्रकार के लोग उनको दबाने का कोशिश करते हैं। ये पहले से चलता आ रहा है। और इसी सिचुएशन में हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, जो भारत की एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी है और सर्वहारा के महान नेता मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने 24 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की थी। अपने स्थापना काल से ही लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती रही है हमारी पार्टी। और यहाँ पर भी सूरत में भी हमारी पार्टी 1986-87 से यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पिछले 25 सालों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष चला रहे हैं, चाहे वो मजदूरों के पगार बढ़ाने की बात हो या 2003 में सेनवेट का आंदोलन हो, जब मालिकों ने कारखाने बंद किए थे और 50 दिन तक कारखाने बंद रहे, वर्कर्स के पास, कारीगरों के पास, मजदूरों के पास खाने को अन्न नहीं था, कोई उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। और जितनी भी पार्टियां हैं, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में, जो अपने आप को मुख्य धारा की पार्टी कहने का दम भरते हैं, किसी ने भी वर्कर्स के कंडीशंस पे ध्यान नहीं दिया, उनकी परिस्थितियों पे ध्यान नहीं दिया, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे टाइम पर हमारी पार्टी ने, हमारी ताकत जितनी भी है उस हिसाब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और आंदोलन हमने चलाया। मालिकों को कारखाना खोलने के लिए पहले आग्रह किया, उसके साथ साथ जो यहाँ पर गुजरात के गणमान्य लोग हैं, विद्वान हैं, उनके पास हम अपनी बात को लेके गए
और उन्हें ये समझाने का कोशिश किया कि सूरत में जो मजदूर हैं उनकी कितनी पीड़ा है। इसी सब को देखते हुए 50 दिन के बाद जब कारखाने खुले, इसके बाद हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेबर कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि भले कारखाने खुले हों, हम लोगों ने मांग किया कि जो बंद के दिन कारीगर घर में बैठे थे उनकी गलती नहीं थी, तो सेठ लोगों ने बंद किया था, तो बंद के दिन का भी उनको लघुतम वेतन दिया जाए। और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए कि सरकार ने हमारी बात को माना था, डिप्टी लेबर कमिश्नर ने हमारी बात को माना था, वो हमारी तथ्य से सहमत हुए और उन्होंने आदेश किया था और उस समय लोगों को लघुतम वेतन भी दिया गया। इसके साथ ही जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको लेकर हम लोग लड़ाई चला रहे हैं। गृह राज्य में हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है और इसलिए हम लोग एक बेहतर जीवन का सपना लेकर यहाँ सूरत आते हैं। सूरत में हम लोग काम करते हैं, 12 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा काम करते हैं और जिस सिचुएशन में काम करते हैं मैंने पहले बताया। तो इसके लेके हमारी पार्टी लगातार संघर्ष चला ही रही है और कुछ लड़ाइयाँ हम लोगों ने जीती भी हैं। जैसे शौचालय के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी किया और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटियाँ हैं, बहुत से इंडस्ट्रियल सोसाइटियों के सेठ लोगों को एफिडेविट भी देना पड़ा कि हमने शौचालय बना लिया है। लेकिन ये लड़ाई निरंतर जारी है, ये तो एक दिन की लड़ाई नहीं है। अभी इसके बाद जो ये सब तकलीफ़ों को झेलते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए जो वर्कर अपने काम कर रहे थे और इसी बीच में भयानक विपदा आई जिसको हम लोग कोरोना से जितनी तकलीफ थी या आज भी जितनी तकलीफ है, मैं उसकी तकलीफ को समझता हूँ, लेकिन इन सब से भय और अनेक गुना तकलीफ बढ़ गई जब हमारे देश के प्रशासकों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई तैयारी किए हुए, जैसे लगता है किसी को, जितना लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जैसे उनसे उनकी दुश्मनी हो, इस तरह से मात्र 4 घंटे का नोटिस देकर लॉकडाउन लगा दिया। और उसके बाद जो भयंकर विपदा आई, पहले तो किसी टीवी ने, मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन बाद में जो पैदल खाए बिना, जैसे खाने के लिए पैसा नहीं है, तकलीफ है, 22 तारीख को जो खर्ची पहले होती थी अब वो धीरे धीरे सेठ लोगों ने 25-26 तारीख कर दिया है। और किसी वर्कर के पास पैसा नहीं खाने के लिए और परेशान होकर जब वो उन्होंने जाने का कोशिश किया तो बसें बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद। ऐसा लगा जैसे पूरा देश ठप हो गया और इसमें जो मजदूर हैं उनकी तो स्थिति एकदम बिगड़ती चली गई। और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, आप सब लोगों ने, ये सब जितने भी जो मजदूर भाई हैं, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गांव जाना ही बेहतर समझा और पैदल ही गांव निकले। जो हम लोग चाइना के लॉन्ग मार्च के बारे में सुना था पहले, या भारत जब विभाजित हुआ तब हमने सुना था कि किस तरह से हजारों लाखों लोग पैदल जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो त्रासदी है, ये कहीं आज़ादी के समय की जो त्रासदी थी उससे भी भयंकरतम है। मुझे लगता है चाइना का जो उनका जो चाइना का मार्च था, लॉन्ग मार्च था, उससे भी बड़ा लॉन्ग मार्च हो गया और पूरे देश से लाखों लोग रोड पे आ गए, सड़कों पे आ गए। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पैदल के पैदल जा रहे हैं। उनकी तकलीफ़ों को देखकर मध्यम वर्गीय लोग भी बहुत द्रवित हुए। उन्होंने अपने ढंग से मदद करने का कोशिश किया, उनको मदद भी नहीं करने दे रहा था प्रशासन। जगह जगह लोगों को उन्होंने मदद करने से भी रोका। ऐसे भयंकरतम परिस्थिति में हमारे मजदूर साथी गांव पहुंचे और गांव में भी जो उनका अपमान हुआ, गांव में भी जो वहाँ के प्रशासन ने अपमान किया, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। शुरुआत में जो कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं उठाए, बाद में भी जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाकर उन्होंने अलग ढंग से अपना ये करना शुरू किया। जैसे लगता है कि वो कोई दाव है जो निकालना चाहते हैं, जो फायदा है उठाना चाहते हैं। और गृह राज्य जहाँ पर हम कमाकर हजारों रुपया भेजते हैं, वहाँ रेवेन्यू बनता है। हमारा जो परिवार है उस राज्य में रहते हुए भी उस राज्य के ऊपर वो
बोझ नहीं है। हम यहाँ रह के, सूरत में रह के उनका बोझ उठाते हैं, चाहे हम उड़ीसा के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, या गुजरात में ही, चाहे हम किसी एकदम सुदूर इलाके से आते हों, हम यहाँ सूरत में बैठे बैठे अपने परिवार का बोझ उठाते हैं, चाहे परिवार कहीं भी रहता हो। और ऐसे में उन राज्य सरकारों की जो जवाबदारी थी, उन्होंने भी अपनी जवाबदारी को समझा नहीं। पहले उन्होंने बड़ाई यहाँ की कि अभी जो हमारे वर्कर आ गए हैं उनको फिर से सूरत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब लोग यही व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज 2020 के मार्च महीने से लेके आज 2020 का अगस्त महीना आ गया, 5 महीनों में कहीं से, किसी राज्य से ये खबर नहीं आई कि उन्होंने कुछ व्यवस्था की है। मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो मजदूर वहां पर हैं वहाँ यहाँ से भी खराब परिस्थिति में है, भूखमरी की स्थिति में, गरीबी की स्थिति में, पूरा परिवार में तकलीफ हो रही है। और अभी मजबूरी में सब लोग सूरत आना चाहते हैं। सूरत गांव में क्या परिस्थिति है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तो ये सीरीज हम चला रहे हैं। जैसे हमारे दूसरे साथी हैं जो चर्चा करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, या जो मजदूरों की स्थिति क्या है गांव में, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक दिन में ये सब संभव नहीं है। फिर भी आप सब मजदूर साथी फिर से सूरत आना चाहते हैं, तो जैसे उनको भी आने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, ट्रेन बंद हो गई हैं, ट्रेन बंद है और जगह जगह पे उनको कई प्रकार की रुकावटें डाली जा रही हैं। ऐसे में जो भी मजदूर यहाँ आ रहे हैं उनके लिए परिस्थिति क्या है, इसके ऊपर थोड़ा हम बात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मालिक लोग चाहते हैं कि कारखाने चलें, कहीं कहीं चालू भी हो गया है। हमने जैसे यहाँ भटेना एरिया में, या पांडेसरा में, सहज में, या हरिओम में, या प्रमुख पार्क में, और भी जगह जगह पे हमने जो थोड़ा इंक्वायरी किया तो वहाँ पे कारखाने चालू हैं। अभी 12 घंटे ही चल रहे हैं। सेठ लोग 24 घंटा चालू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कारीगरों की कमी है। दूसरी तरफ प्रशासन भी ये कह रहा है कि यदि आप चालू करो तो आपको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, एहतियात रखना पड़ेगा। लेकिन ये सुरक्षा का ध्यान भी जो लोग रख रहे हैं उसके सामने, उसके ऊपर प्रशासन का भी जो अलग प्रकार का दबाव है, वो एक लंबी चर्चा है कि किस तरह कॉरपोरेशन के लोग आके धमका के उनको गलत ढंग से फंसाने का धमकी देके पैसे ऐंठ रहे हैं। फिर भी जो छोटे मझोले जो उद्योगपति हैं, जो संचा के मालिक हैं, पावर लूम्स के मालिक हैं, वो अपना कारखाना चलाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत जल्द ट्रेन भी थोड़ी ज़्यादा चालू होने वाली है 12-13 तारीख से। कुछ और श्रमिक स्पेशल चलेंगी तो आप सब लोग तो आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ कि जब आप आए तो आप संगठित होने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द कलेक्टर को एक डेपुटेशन भी देने जा रहे हैं कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाए। अलग से एक ऑफिस खोला जाए कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो और उनको कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए उसके बारे में एक खाका सरकार तैयार करे। और कोई मालिक उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके ऊपर भी वो सरकार अपना नियंत्रण रखे और ध्यान रखे। तो फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे तो अपनी सुरक्षा को और जो सरकार के जो सुरक्षा के जो एहतियात हैं उसको बरतते हुए, जैसा कारखाने यहाँ चल रहे हैं, आप भी उस सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अपना काम करें। बिल्कुल चिंता ना करें, संगठित रहें। और आपके लिए जो हमारी पार्टी लड़ाई चला रही है पिछले 25-26 सालों से, हम लोग जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। और आप अपने दोस्तों के माध्यम से आप किसी भी तरह से SUCI पार्टी के साथ संपर्क कीजिए। उन SUCI पार्टी जो संगठित करके मजदूरों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन चला रही है, उस आंदोलन में आप सहभागी बनिए
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग काम के घंटे तय कराने में सफल होंगे, मजदूरों को कानून सम्मत लाभ दिलाने में सफल होंगे। आज जबकि सरकार किसी भी तरह से मजदूरों को दबाने में लगी हुई है, मालिकों के लिए नए नए छूट डिक्लेयर कर रही है, और जो संचा के मालिक हैं उनको लग रहा है कि हमारे लिए सरकार कर रही है, लेकिन वास्तव में सरकार बड़े पूंजीपतियों के लाभ के लिए कर रही है। आज ही पेपर में आया है कि जो सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति का घोषणा किया है कि वो मालिकों को फ्री में ज़मीन देंगे, जो सरकार की ज़मीन है, फ्री मतलब जो मार्केट रेट होगा उसका 6% लेके 50 साल तक के लिए लीज पर दिया जाएगा। तो उसमें भी सूरत के टेक्सटाइल्स के लिए कुछ खास नहीं है। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि ये सरकार किसकी है, सरकार किसके लिए कार्य कर रही है। बावजूद इसके इस विपरीत परिस्थिति में भी हम सब लोगों को अपना संघर्ष जारी रखना है, संगठित होकर एक प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो हमारा कल है वो बेहतरीन हो सकेगा। और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमारी जो लड़ाई है उसको विस्तृत रूप से हमारे एक दूसरे साथी नवल कुमार झा जी आज लगभग 6:30 बजे अपना वक्ता इसी पर विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो राम मूरत मौर्य जी हैं, हमारे साथी हैं, जो अभी यूपी में या बिहार में जो मजदूर गए हैं वहाँ पर उनकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस सब के बारे में हम लोग टाइम आपको बताएंगे, तो आप उसको भी ध्यान सुनिए, अपने दोस्तों को बताइए। और देखिए तकलीफ बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके दोस्तों दरवाजे सब बंद नहीं हुए हैं। अभी भी हम संगठित होकर इसके सामने एक मजबूत संघर्ष करके अपनी जो मांग है उसको कर सकते हैं, पूरी करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेके, क्योंकि वैसे ही हम लोग बहुत लेट हैं, 10 मिनट लेट से हमने शुरू किया और अभी वैसे 10:30 तक ही हमारा टाइम था। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके पहले आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन के साथ फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि आप यहाँ सूरत यदि आते हैं, सूरत में रहते हैं, काम करते हैं, तो संगठित होने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे संगठन बनाइए अपने सोसाइटी का स्तर पे, अपना जहाँ वर्किंग आपका जो जहाँ काम चलता है उसके लेवल पे आप संगठन बनाइए। और संगठन को जो भी यानी मदद की ज़रूरत होगी, हमारी एसोसिएशन पार्टी जो एक सही क्रांतिकारी और मजदूरों की पार्टी है आपको सहयोग करेगी। कल सोमवार को हम लोग कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं एक डेपुटेशन देने के लिए। जैसा मैंने पहले बोला कि माइग्रेंट वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की और उनकी सुविधाओं का सरकार ध्यान रखे। इन्हीं सब बातों को रखते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। सर्वहारा के माननेता कॉमरेड शिवदास बोस लाल सलाम। एसोसिएशन जिंदाबाद।